Hello students, you all are welcome in this lecture. Name फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम अपने इस लेक्चर में फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है, आवृत्ति क्या होती है। बिल्कुल सिंपल और सरल शब्दों में यदि हम बोलें तो किसी भी सीरीज़ में या ये ऐसी वैल्यू होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं हमारे एनालिसिस में। अब कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट होता है, जितनी बार रिपीट होता है, दैट नंबर इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वो आवृत्ति है, यानी उसकी कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है ना। तो ये आवृत्ति कहलाता है। सो इट मे बी डिफाइंड एज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। यदि हम इसी चीज़ को एक टेबुलर फॉर्म में रख देते हैं कि कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, तो ये आवृत्ति कहलाती है। इन अदर वर्ड्स, हाउ मेनी टाइम्स द वैल्यू ऑफ वेरिएट इज रिपीटेड। दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ डाटा। ये डाटा को अरेंज करने का एक तरीका है जो कि एक टेबुलर फॉर्म में हम करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जानने से पहले बेसिक चीज़ें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आती हैं वो है वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होते हैं, चर क्या होते हैं। बच्चों, आप लोग बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2 में बहुत अच्छे से इन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बता दें कि चर वो होते हैं जिनके के मूल्यों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यानी वे संख्यात्मक माप होते हैं या वे संख्यात्मक अभिलक्षण होते हैं जिनका माप भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होता है और जो मात्रा या आकार में घटते बढ़ते रहते हैं, ये चर कहलाते हैं। सो अ वेरिएबल रेफर्स टू quantity or attribute whose value varies from one investigation to another और person to person ये vary होते रहते हैं। For example, price is a variable। कीमत एक वेरिएबल की श्रेणी में आता है। क्यों आता है? बिकॉज अलग अलग कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो हैं वो अलग अलग होती हैं। इसी तरह से एज इज़ अ वेरिएबल। एज एज ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट वेरीज। आप लोग जितने भी स्टूडेंट एक क्लास में हैं, सबकी एज अलग अलग होती है। इस तरह से वेरिएबल के देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स। हाइट, वेट, वेजेस, एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट्स, प्रोडक्शन, यानी जो भी वेरी करता है, जिनका मूल्य चेंज जो है, वो वेरिएबल कहलाते हैं। वेरिएबल को हम दो भागों में बांटते हैं। सो काइंड्स ऑफ वेरिएबल। जब हम वेरिएबल के प्रकार की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है डिस्क्रीट वेरिएबल, खंडित चर। अब ये डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं? तो इसमें हम सबसे पहले हमने लिया है खंडित चर या डिस्क्रीट वेरिएबल। खंडित चर वो चर होते हैं जिनका मूल्य निश्चित होता है और ये अधिकतर पूर्णांकों में होते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, ये दशमलव बिंदुओं में नहीं होते। सो डिस्क्रीट वेरिएबल आर काउंटेबल, है ना। हम इनको काउंट 1, 2, 3, 4 के रूप में काउंट कर सकते हैं। वेरिएबल्स विच आर कैपेबल ऑफ टेकिंग एन ओनली एग्जैक्ट वैल्यू एंड नॉट एनी फ्रैक्शनल वैल्यू आर टर्म्ड एज डिस्क्रीट वेरिएबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसका आप एग्ज़ाम्पल भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, ये डिस्क्रीट वेरिएबल की श्रेणी में आते हैं। यानी हम इनको 1, 2, 3, 4, 20 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स, हम कभी ये नहीं कहते कि 20.5 स्टूडेंट हैं या 30.75 स्टूडेंट हैं। जो कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में होते हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल को हमने एक्सप्लेन करने के लिए एक यहाँ पर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है। अब यहाँ पे हमने ये जो हेडिंग लिया है वो देखिए कि
नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ फैमिलीज़। नंबर ऑफ फैमिलीज़ में आप देखिए, यदि 15 फैमिलीज़ हैं, 15 फैमिलीज़ ऐसे हैं जिनके यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है। इसी तरह से 37 फैमिलीज़ ऐसे हैं जिनके यहाँ बच्चों की संख्या 2 है। 85 फैमिलीज़ ऐसे हैं जिनके यहाँ बच्चों की संख्या 3 है। तो इस तरह से ये डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाते हैं, यानी जो पूर्णांकों में होते हैं और जिनको कि हम 1, 2, 3, 4 के रूप में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ वेरिएबल में दूसरा कंटिन्यूस वेरिएबल। ये सतत चर कहलाते हैं, अविच्छिन्न चर कहते हैं या अखंडित चर, कुछ भी होता है, कुछ भी कह सकते हैं इनको। ये वो चर हैं जिनका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई भी मूल्य हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में स्टूडेंट्स की जो लेंथ है या हाइट है वो 160 सेंटीमीटर से, यानी 160 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक है। तो इन हमारे पास दो सीमाएं आ गई, 160 से 180 सेंटीमीटर तक। अब इन सीमाओं के बीच में कोई भी स्टूडेंट आ सकता है। सो दोज वेरिएबल्स विच कैन टेक ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़, वो इंटीग्रल भी हो सकती हैं, एब्सोल्यूट भी हो सकती हैं और फ्रैक्शनल भी हो सकती हैं। इन अ गिवन स्पेसिफाइड रेंज आर टर्म्ड एज कंटिन्यूस वेरिएबल, सतत चर कहलाते हैं। अब आप देख लीजिए, टेम्परेचर, हाइट, वेट, मार्क्स एट्सेट्रा, ये एग्जाम्पल हैं। अब हाइट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास 5.5 भी हो सकती है, 6.3 भी हो सकती है। यदि हम वेट की बात करते हैं स्टूडेंट की तो 40.5 kg भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 42.7 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 55.2 भी हो सकता है। तो दीज आर कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल। अब इसकी टेबल देखिए, इसको हम टेबल से और भी आसानी से और भी अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं। हमने दो लिए हैं यहाँ पर, लेंथ इन सेंटीमीटर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए 215 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट या लेंथ 160 से 164 सेंटीमीटर के बीच में, यानी जिन स्टूडेंट्स की लंबाई 160 या 161, 162, 163 या 163.99, 162.5 है, वो सारे स्टूडेंट इस रेंज में, इस सीमा में आ जाते हैं। इसी तरह से 585 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 164 से 164 से 168 सेंटीमीटर लेंथ के हैं। दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी की लेंथ 180 से 184 सेंटीमीटर के बीच में है। सो यहाँ पर हमारे सामने एक तो लोएस्ट लेंथ है 160 और हाईएस्ट है 184। इन दो सीमाओं के बीच में हमने इतने सारे स्टूडेंट को क्लासीफाई कर दिया। सो इस तरह से ये कंटिन्यूस वेरिएबल कहलाते हैं। अब नाउ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, आवृत्ति विन्यास कैसे करते हैं, आवृत्ति बंटन कैसे करते हैं। इसके लिए हम टैलीज़ का प्रयोग करते हैं। टैलीज़, इसको हम कहते हैं हिंदी में मिलान चिन्ह, यानी प्रत्येक वर्ग में आने वाले एक पद या इकाई के लिए एक तिरछी रेखा उस वर्ग के सामने लगा दी जाती है। यानी जितनी बार भी रिपीटेशन हुआ है उस वैल्यू का, मान लीजिए एक बार हुआ है तो हम एक लाइन खींच देते हैं, वर्टिकल लाइन खींच देते हैं। यदि 2 बार रिपीट हुई है तो हम 2 खींच देते हैं।
3 बार रिपीट हुई है तो हम 3 खींच देते हैं, 4 बार रिपीट हुई है तो हम 4 लाइन खींच देते हैं पैरेलल। लेकिन जैसे ही 5वीं आवृत्ति आती है, 5वीं बार वो रिपीट होती है, तो हम 5 बार भी खींच सकते हो आप, लेकिन हम 5 स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि 5 बार ना खींच करके हम अक्रॉस एक तिरछी लाइन उनको मिलाते हुए खींच देते हैं। यानी 1 2 3 4 एंड 5th जो लाइन है वो तिरछी खींची हुई है। इट मीन्स देयर आर 5 फ्रीक्वेंसी, यानी वो जो नंबर है वो 5 बार रिपीट हुआ है। तो इस तरह से यदि हम 5-5 के यूनिट में इनको सेट कर लेते हैं तो इससे थोड़ी सी काउंटिंग जो है वो आसान हो जाती है। तो देखिए, एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर लिया है जो कि इस चीज़ को और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। फ्रीक्वेंसी अरेंजमेंट एक एग्ज़ाम्पल है आपके सामने। कंस्ट्रक्टिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट की है। एक सोसाइटी है मैपल एवेन्यू, और इसमें एक सर्वे किया गया, और इस सोसाइटी में जो है 20 फैमिलीज़ रहते हैं, 20 फैमिलीज़ रहते हैं, 20 परिवार इसमें रहते हैं। और उनसे ये पूछा गया, या कहना चाहिए कि उन परिवारों में कितनी कारें हैं, नंबर ऑफ़ कार्स कितने हैं। तो जो सर्वे किया गया हमारे पास ये नंबर आया 1 2 1 0 3 4 0 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 4 0 0। अब इस चीज़ को, ये जो नंबर्स हमें मिले हैं, इसको हम टेबल की फॉर्म में कैसे रखते हैं, देखिए आगे इससे क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए, दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी हम अरेंज कैसे किए हैं इस टेबल में फ्रीक्वेंसीज़ को। हमारे पास जो नंबर आया, आपने देखा बच्चों कि किस तरह से रिपीटेशन हुआ है। अब आप पुराने पेज पे जाके इससे जो प्रीवियस वाला पेज है इस पे देखेंगे कि 0 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, और 4 कितनी बार रिपीट हुआ है। एंड देयर इज़ नो नंबर ऑफ 5 6 7, ये कोई भी नंबर नहीं है। यानी इस सीरीज़ को देखने से हमको ये तो मालूम चल गया कि 0 से 4 तक के हैं, तो हम ये अरेंज कर लेते हैं 0 से 4 तक के, 0 1 2 3 4। और आप देखेंगे कि इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी है, यदि 0 4 बार रिपीट हुआ है तो ये 4, 1 जो है वो 5 बार 6 बार रिपीट हुआ है, तो हमने 4 पैरेलल बार्स लगाई हैं, एक अक्रॉस और एक 5 + 1 6। तो इस तरह से आप गिनते जाइए और इनको बार से एक्सप्लेन करते जाइए, और उन बार्स का नंबर गिन करके उसके सामने रख दीजिए। यहाँ पर थोड़ा ये मिसप्रिंट हुआ है, दैट इज़ इक्वल टू, ये 2 है, ये 2 है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू वेरी मच।